नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति सागर पटेल, कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय में आज हम इकाई 5 अध्याय 8 धारा विद्युत का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम विद्युत धारा का प्रवाह, जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह किस प्रकार से होता है, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो पहला जो हमारा इस पे टॉपिक है, विद्युत धारा का प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह नाम से यहां पे स्पष्ट है, विद्युत धारा का प्रवाह। यदि हम दो बर्तन लेते हैं, ये पहला बर्तन है जिसको मैं ए नाम दिया, ये दूसरा बर्तन जिसको बी नाम दिया। इन दोनों बर्तनों में यदि हम द्रव डालें, द्रव के रूप में मान लीजिए जल, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसमें हम अधिक जल डालें, बी में यदि हम जल की जो मात्रा है कम डालें, ए की अपेक्षा, तो पात्र ए में जल की जो मात्रा है पात्र बी में जो जल है उसकी मात्रा से अधिक है। ए में अधिक है और बी में कम है। अब यदि इन दोनों बर्तनों को आपस में एक नली के माध्यम से यदि जोड़ दिया जाए, दोनों बर्तन को नली के माध्यम से हम निचले सिरे पर यदि हम जोड़ दें तो क्या होगा? अधिक जो जल है, पात्र ए में अधिक जल है और पात्र बी में क्या है? कम जल है। तो जो पात्र ए का जो जल का तल है पात्र बी के जल के तल से अधिक है। तो जब हम नली के माध्यम से इसे आपस में जोड़ेंगे तो जो बर्तन है ए में जो जल है वो अधिक है, तो अधिक जो जल है वो कम जल की ओर क्या होगी? प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से जल का जो प्रवाह है अधिक से कम की ओर हुआ। और कब तक होगा? जब तक के इन दोनों का क्या हो? तल आपस में समान ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो दो द्रव हैं जिनमें अधिक और कम, तो अधिक से हम किसकी ओर जाते हैं? कम की ओर। तो इस प्रकार से अधिक से कम की ओर प्रवाहित होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों बर्तनों में तल क्या हो जाए? समान हो जाए, एक समान हो जाए। तो दोनों जो तल हैं उनमें जल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जल समान होने के कारण उनका जो तल है वो भी क्या होगा? समान होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि दो चालक लें हम, इसी प्रकार से दो यदि चालक लें, मान लीजिए पहला चालक ये हम लेते हैं ए, ये हमारा चालक है ए, ये हमारा दूसरा चालक है बी। तो दो चालक लेते हैं हम ए बी। चालक ए पर जो विभव है, चालक ए पर विभव अधिक है। हम मानते हैं कि चालक ए पर विभव क्या है? अधिक है। चालक जो बी है उसका विभव कम है। चालक ए का विभव अधिक और चालक बी का विभव कम है। अब इन दोनों को यदि हम चालक तार के माध्यम से जोड़ दें, चालक तार के माध्यम से यदि आप उसे जोड़ देते हैं तो क्या होगा? क्या होगा?
जैसा अभी बर्तन में हुआ जल, ठीक उसी प्रकार से लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विभव। तो जब हम चालक तार से जोड़ते हैं तो चालक ए और चालक बी का जो विभव है वो जब तक एक समान नहीं हो जाता तब तक अधिक विभव से जो विभवांतर है कम विभव की ओर क्या होगा, अपना प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या होगा, विभव का स्थानांतरण होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों क्या हो जाएं, एक समान न हो जाए। तो ठीक इसी प्रकार से विभव में भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विभव जो आवेश हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो रहा है, स्थानांतरण। तो गतिशील जो आवेश होते हैं वो गतिशील होते हैं और गतिशील आवेश ही विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है विद्युत धारा और विद्युत धारा का प्रवाह। तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा जो होती है वो गतिशील आवेश जो है वो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। तो आपको याद रखना है कि गतिशील आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। गतिशील आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। जो गतिशील आवेश होता है वो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। अब जब लगातार आपको विद्युत धारा प्राप्त करनी, लगातार विद्युत धारा प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए जो दो चालक हम लेते हैं तो दो चालकों के मध्य अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या हो रहा है, उसमें स्थानांतरण। तो जो विभव का जो अंतर है जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर, पहला चालक जिसमें अधिक विभव है, दूसरा चालक जिसमें कम विभव है, तो दोनों चालकों में क्या है, विभव है और वही क्या हो रहा है, आपस में स्थानांतरित हो रहे हैं। कोई अलग से विभव नहीं आ रहा है। जो अधिक विभव है वो कम विभव की ओर क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो जो विभव है वो दोनों में क्या हो जाता है, समान रूप से क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो जो विभव है अधिक विभव, वो दोनों विभव ए और बी में दोनों चालक में समान रूप से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों में जो विभवांतर है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तभी आपका जो विद्युत धारा है वो बनी रहेगी। तो लगातार विद्युत धारा प्राप्त करना है आपको, लगातार विद्युत धारा यदि आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए दोनों चालकों के मध्य, दोनों चालकों के मध्य विभवांतर ऐसा होना चाहिए, सदैव बना रहना चाहिए। तो दोनों चालकों के मध्य विभवांतर सदैव बना रहना चाहिए। तो दोनों चालकों में जो विभवांतर है वो सदैव बना रहना चाहिए। और इसके लिए लगातार हमको विद्युत धारा प्राप्त करनी है, इसके लिए हम सेल या बैटरी, जैसा आप लोग जानते होंगे सेल देखे होंगे, सेल में क्या होता है, रासायनिक क्रिया होती है। सेल में रासायनिक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा क्या होती है, लगातार प्रवाहित होती रहती है। तो हमको लगातार विद्युत धारा प्राप्त करना है तो दोनों चालकों के मध्य विभवांतर जो है सदैव बना रहना चाहिए। इसके लिए सेल या बैटरी प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल या
बैटरी प्रयुक्त करते हैं। सेल बैटरी प्रयुक्त करते हैं क्योंकि सेलों में क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब आगे देखते हैं जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। पदार्थ बहुत सारे विद्यमान हैं, तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे विद्युत के अच्छे क्या कहलाते हैं, चालक। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे विद्युत के अच्छे क्या होते हैं, चालक होते हैं। ये याद रखिए आप, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे अच्छे चालक होते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है कक्ष में चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और कक्ष को छोड़कर जो बाहर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जिस पदार्थ में भी सर्वाधिक होती है, अधिक होती है, वे विद्युत के अच्छे चालक कहलाते हैं। तो चांदी जो है उसे क्या कहते हैं हम, विद्युत का अच्छा चालक है। तो चांदी जिसको है, सर्वप्रथम चांदी को विद्युत का अच्छा चालक माना गया है। इसके पश्चात तांबा, इसके पश्चात कौन सा आता है, सोना, इसके बाद क्रम में एल्यूमिनियम, इस प्रकार से और भी हैं पदार्थ जो कि अच्छे चालक होते हैं। तो सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पे चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद एल्यूमिनियम, इस प्रकार से और उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे उन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो आपको याद रखना है कि चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। उसके पश्चात तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये क्रम में है। अब कोई भी यदि चालक है, उनके सिरों के मध्य यदि हम विभवांतर लगाते हैं, चालक है उनके दोनों सिरों के मध्य हम क्या लगाएंगे, विभवांतर, तो वहां पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब हम विभवांतर लगाते हैं तो वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है।
यदि हम इलेक्ट्रॉनों में देखें तो कोई भी चालक है, इनके सिरों के बीच जब आप विभवांतर लगाएंगे तो वहां पे क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र मान लीजिए आगे है तो उसके विपरीत पीछे की ओर दिशा में अधिक विभव, कम विभव वाले सिरे से अधिक विभव वाले सिरे की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो इलेक्ट्रॉनों में जस्ट क्या होता है, विपरीत होता है। तो हम ये कहेंगे कि ठोस पदार्थों में अभी आपको इसको और अच्छे से मैं बता रहा हूं, ठोस पदार्थों में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ठोसों में इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के वाहक होते हैं। तो यदि हम ठोस पदार्थों में देखें तो ठोस पदार्थों में विद्युत धारा की प्रवाह की जो दिशा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी प्रवाह की दिशा के ठीक विपरीत मानी जाती है। अर्थात ठोसों में जो इलेक्ट्रॉन हैं विद्युत धारा के वाहक होते हैं। तो ठोस जो होते हैं उसमें विद्युत धारा जो बहेगी वो किसके कारण बहेगी, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ठोसों में इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के वाहक होते हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा जो है वो ठोसों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होने के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब वो विपरीत होगा तभी उसमें विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा, ये हमने देखा विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, ठोसों में किस प्रकार से होता है। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के वाहक होते हैं ठोसों में। अब हम आ जाते हैं विद्युत धारा। अब हम विद्युत धारा की परिभाषा बता सकते हैं कि किसी भी चालक, कोई भी चालक है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद, चालक जैसा तार है उसका एक अनुप्रस्थ परिच्छेद, एक काट हम लेते हैं, जैसे तल है तो कोई भी चालक है उसका एक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, एरिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर, उस अनुप्रस्थ परिच्छेद में जितना आवेश प्रवाहित होगा किसके अनुरूप होगा, समय के अनुरूप। तो समय उस पे लगेगा और एक निश्चित जो परिच्छेद है उस पर आवेश प्रवाह की जो दर है वो कहलाएगी विद्युत धारा। तो हम कहेंगे कि चालक के किसी परिच्छेद में आवेश
प्रवाह की दर। चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो चालक है, उसका एक अनुप्रस्थ परिच्छेद है, उसमें से आवेश जो है प्रवाहित होगा समय के अनुरूप, तो उसे हम कहेंगे विद्युत धारा। सूत्र के रूप में यदि हम देखें, सूत्र के रूप में यदि देखें तो विद्युत धारा बराबर आवेश अनुपात समय या आवेश बटे हम क्या कहेंगे समय। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश और समय का जो अनुपात है वो विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा, धारा मतलब करंट, तो विद्युत धारा को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर बड़े अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर आवेश जो है, आवेश जो होता है चार्ज, इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर बड़े अक्षर Q से प्रदर्शित करते हैं। समय को हम, टाइम को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर T से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम संकेत के रूप में यदि हम लिखें तो विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, जहां पे I विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय है। तो ये संकेत के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। या इस T को हम यदि इधर पक्षांतर कर दें या तिर्यक गुणा कर दें तो क्या होगा, Q बराबर क्या होगा I T, Q बराबर I T। तो Q क्या है यहाँ पे, आवेश, I क्या है विद्युत धारा, T क्या है समय। तो आवेश जो है विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। जो आपका आवेश है वो विद्युत धारा I और समय T के गुणनफल के बराबर होता है। Q इज इक्वल टू I T। हाँ, तो हमने विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, तो Q आवेश बराबर हो गया I इंटू T। ये हमारे पास व्यंजक आया कि विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, इसको आप याद रखिए, या Q बराबर होता है I इंटू T। अब जो विद्युत धारा है इसका मात्रक हम देखते हैं। मात्रक, विद्युत धारा का जो मात्रक है SI मात्रक, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट होता है। आप जानते होंगे कि मात्रकों की ये पद्धति है जिसमें SI पद्धति होता है। इस SI पद्धति में विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो है एम्पियर, और इसे साइंटिस्ट थे एम्पियर जिनके नाम के आधार पे ये मात्रक रखा गया है, और वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया जो मात्रक है उसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो एम्पियर, एम्पियर का क्या हो जाएगा कैपिटल A। तो ये जो एम्पियर है उसे हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा का SI मात्रक ये होता है एम्पियर, और इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। अब ये जो एम्पियर है, ये 1 एम्पियर कब कहलाएगा, कब कहलाएगा? तो हम जानते हैं कि जो धारा है I,
I बराबर क्या है, Q बटे T। तो ये जो I है वो 1 एम्पियर कब कहलाएगा? तो इसके लिए यदि हम 1 कूलाम आवेश लें, ये इकाई है आवेश का कूलाम, 1 कूलाम यदि हम क्या लें, आवेश लें 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में यदि आवेश प्रवाह की दर, जैसा कि हमारा परिभाषा था, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर 1 सेकेंड में कितना होना चाहिए, 1 कूलाम। तो आवेश जो प्रवाह की दर है यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम हो जाती है, तो जो प्राप्त धारा है, जो धारा प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। आप इसे पूरा पूरा भी लिख सकते हैं या इसी 1 एम्पियर को आप ऐसा भी दर्शा सकते हैं, 1 एम्पियर, कैपिटल A एम्पियर। तो इस प्रकार से जो धारा होगी वो 1 एम्पियर कहलाएगी। विद्युत धारा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि। जानते हैं आप सदिश और अदिश 2 राशियां होती हैं, तो विद्युत धारा जो होती है एक अदिश राशि होती है। अब आगे यदि हम देखें, किसी चालक में, कोई चालक है, उसमें t सेकेंड, कितने सेकेंड, t सेकेंड, जैसे 1 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वैसी यदि t सेकेंड हो, तो t सेकेंड में यदि n इलेक्ट्रॉन गुजरते हों, कोई चालक है उसमें t सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन गुजरते हों, n इलेक्ट्रॉन यदि गुजरते हों, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल Q। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इलेक्ट्रॉन है। कितना आवेश है, E आवेश है, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, और आवेश की जो मात्रा है E यदि ले लेते हैं हम लोग, आवेश किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, तो आवेश, तो इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो t सेकेंड में यदि n इलेक्ट्रॉन हो और जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है उस पे आवेश कितना हो, E हो, तो जो कुल आवेश होगा Q बराबर किसके किसके गुणनफल के बराबर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं और उन इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश है। तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू N इंटू E, तो Q बराबर NE, ये हो जाएगा। तो कुल जो आवेश होगा वो यदि इलेक्ट्रॉन है तो उन पर जो आवेश है Q बराबर NE होगा। E जो है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, तो प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उस पे आवेश कितना होता है, पढ़े होंगे, आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम, इतना आवेश होता है। ये राशि नियत है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पे जो आवेश की मात्रा है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर होती है। अब आप जानते हैं कि जो विद्युत धारा है I बराबर Q बटे T,
ये होता है I बराबर Q बटे T। यदि इसमें हम Q बराबर कितना मान रखें NE, तो क्या हो जाएगा I बराबर NE बटे क्या हो जाएगा T। तो इस प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो तब विद्युत धारा किस रूप में बहेगी I बराबर NE अपॉन T, जहां पे N इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, T समय है, I क्या है विद्युत धारा। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है, आवेश दिया गया है, समय दिया गया है, तो आप विद्युत धारा के मान की गणना कर सकते हैं I बराबर NE बटे T। तो इस सूत्र का उपयोग आप कब करेंगे, जब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है, आवेश की संख्या दी गई है और समय दिया गया है, तब आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे I बराबर NE बटे T। यदि आपको आवेश और समय दिया गया है, आवेश की दर, समय, ये दो चीज दी गई हो, तो उस समय उस स्थिति में आप विद्युत धारा I बराबर Q बटे T का उपयोग करेंगे। यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है, आवेश दिया गया है, कुल आवेश ज्ञात करना है, तो Q बराबर आप क्या लगा सकते हैं NE। इस सूत्र की सहायता से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें अनुगमन वेग पाया जाता है, तो वो अनुगमन वेग क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उनमें अनुगमन वेग पाया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और अनुगमन वेग को हम v और ये d इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। vd जो है वो आपका क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, d मतलब ड्रिफ्ट, v मतलब वेलोसिटी, तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। तो अनुगमन वेग जो होता है वो याद रखिए, हम उसे vd से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन जो हैं, चालक में जो इलेक्ट्रॉन हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग, एक निश्चित औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई चालक है, किसी चालक में क्या है इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को
क्या कहेंगे? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक में, कोई चालक है, उसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव। तो कोई भी चालक है, उसमें जब विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, जो विद्युत क्षेत्र है उसके प्रभाव से एक नियत औसत वेग, एक नियत औसत, एक निश्चित, नियत मतलब निश्चित, एक निश्चित वेग से क्या होगा? वो प्रवाहित होने लगेगा। और वही जो नियत औसत वेग है उसे हम कहेंगे अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग जो होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, जिन्हें हम अनुगमन वेग कहते हैं और इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग का जो मान है किसी भी चालक में बहुत कम होता है। इसका जो मान है वो 10 की घात ऋण 4, अनुगमन वेग का मान जो होता है 10 की घात ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड अनुगमन वेग का मान आपको याद रखना है कि अनुगमन वेग का मान 10 की घात ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड होता है। अनुगमन वेग का मान 10 की घात ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड। अब किसी भी राशि के ऊपर ऋणात्मक यदि माना जाता है तो वो राशि काफी क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो देखिए 10 की घात में यदि 4 होता है तो आप क्या बोलते हैं? कितने बार शून्य आए हैं? 4 बार। अब यहाँ पे 10 की घात ऋण 4 शून्य तो है, लेकिन कैसा है वो? ऋणात्मक। तो मान क्या हो जाएगा? काफी छोटा हो जाएगा। तो जो अनुगमन वेग का मान है वो 10 की घात ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको आपको याद रखना है, अनुगमन वेग का मान 10 की घात ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड होता है। जो विद्युत धारा में जो प्रवाह है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो अनुगमन वेग के कारण ही होता है। ये जो अनुगमन वेग है इनके कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? अनुगमन वेग के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह अनुगमन वेग के कारण होता है। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो अनुगमन वेग के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा, उनका मान कितना होता है ये आपको याद रखना है, परिभाषा और उनका मान, और विद्युत धारा का जो प्रवाह है अनुगमन वेग के कारण होता है। अब हम इसके पहले पढ़े विद्युत धारा और अभी पढ़े हम अनुगमन वेग। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है? इन दोनों में संबंध हम देखते हैं। विद्युत धारा और अनुगमन
वेग में संबंध। तो आप 12वीं की क्लास में आ चुके हैं, 12वीं की कक्षा में आप पहुंच चुके हैं। तो कोई भी यदि आप भौतिक में कोई भी दो चीज हैं उनके बीच संबंध निकालना है तो पहले वो क्या संबंध प्राप्त होता है उस संबंध को आपको पहले पता होना चाहिए। तो विद्युत धारा क्या होती है? आई को हम विद्युत धारा बोलते हैं। दूसरा चीज क्या आ रहा है? अनुगमन वेग को हम किससे दर्शाते हैं? Vd से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I और Vd में क्या संबंध है? तो इसका संबंध एक नियत है, फिक्स है कि जो विद्युत धारा होती है I बराबर ये होता है NeAVD। इनमें जो संबंध क्या हम अभी उस संबंध को ज्ञात करने जा रहे हैं, वो संबंध हम अभी ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या ज्ञात करना है ये हमको पहले से पता होना चाहिए कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध है वो होता है विद्युत धारा बराबर n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? आवेश, A क्या है? क्षेत्रफल, Vd क्या है? अनुगमन वेग। तो जो विद्युत धारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, क्षेत्रफल और अनुगमन वेग के गुणनफल के बराबर होती है। I बराबर NeAVD। यदि आपको ये चीज पता है, चार चीजें उसमें आ रही हैं, NeAVD, Vd अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम इसको क्या करेंगे? अभी ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए हमको ये पता है कि दोनों में संबंध क्या है, I बराबर NeAVD, ये हमको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप उसको ज्ञात कर पाएंगे। परीक्षा में आपको दिया है विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए, न कि ये दिया रहेगा I बराबर NeAVD की सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में, भौतिक में पहले हमको क्या लाना है, क्या ज्ञात, दोनों में क्या संबंध, ये ज्ञात होने पर आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब उसको ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? कोई चालक तार लेंगे, ठीक है। तो किसी चालक तार, इसमें हमारे पास आ रहा है कैपिटल A। सबसे पहले कैपिटल A पे हम देखेंगे। तो कैपिटल A जो है वो चालक तार का क्या है? क्षेत्रफल। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ बोलेंगे हम, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसको हम लेंगे कैपिटल A। तो जो चीज वहां पे आ रही है हम उस चीज को ले रहे हैं। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मान लीजिए क्या है? कैपिटल A है। तो ये हम मान के चल रहे हैं, तो इसे हम मान लो, शुरू में हम लिख लेते हैं मान लो। ये सब हम मान के चल रहे हैं कि चालक तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है कैपिटल A। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? n। तो लिखेंगे हम प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसको हम क्या लेंगे? n बराबर n। और क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। किससे दर्शाएंगे हम? Vd से। और आवेश, ठीक, तो उसको हम अब देखते हैं कि यदि हम देखते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, कि एक सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ
परिच्छेद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक सेकंड में, कितने सेकंड में? एक सेकंड में किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n इलेक्ट्रॉन है। क्षेत्रफल कितना है? a। अनुगमन वेग कितना है? vd। और कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो एक से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? NaVd, इतना ही आएगा। तो एक सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई NaVd। तो t सेकंड में कितना हो जाएगा? t सेकंड में इसमें कितने से गुणा हो जाएगा? t से। तो NaVd इंटू t हो जाएगा। अब आवेश कितना है? E है। आवेश कितना है? E है। तो अब आवेश E है तो कुल जो आवेश है Q वो क्या हो जाएगा? NeAVdT। NeAVd इंटू टी, सभी का आपस में गुणा हो जाएगा NeAVd इंटू टी। अब आप जानते हैं कि जो धारा I बराबर क्या होता है? Q बटे T। अब इसमें हम Q का मान रखेंगे NeAVd इंटू टी अपॉन टी। तो T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? I बराबर NeAVd। तो देखिए इस प्रकार से हमारा चार चीजें NeA और Vd आना चाहिए और वो आ गया। इस प्रकार से विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमें प्राप्त हुआ। I बराबर NeAVd। धन्यवाद।